तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले इन्वायरमेंट स्टडी के बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीसीए वाले स्टूडेंट के लिए इन्वायरमेंट स्टडी की बुक। और ये सीडीएलयू यूनिवर्सिटी के लिए है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th, जिसका नाम है नाभिकीय प्रदूषण। इसको हम न्यूक्लियर फ्यूज़न, नाभिकीय प्रदूषण उसे कहते हैं जो परमाणु विस्फोट नहीं होते हैं, उसे हम नाभिकीय प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। नाभ क्या है? रेडियोधर्मी कहते हैं इसको। रेडियोधार्मिक प्रदूषण एक विशेष प्रकार का जल, वायु व मृदा, जल में भी होता है, वायु में भी, और मिट्टी में भी। मिट्टी का, मृदा मतलब मिट्टी का भौतिक प्रदूषण, यानी कि प्रदूषण करता है जल में, वायु में और मिट्टी में है, जो कि रेडियोधार्मिक पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उत्सर्जित होता है, उत्पन्न, पैदा होना। ठीक है, विकिरणों के कारण होता है। विकिरण यानी कि उसकी किरणों के कारण, या फिर रेडिएशन कह सकते हैं हम। रेडियोधार्मिक पदार्थ किसे कहते हैं, इसकी भी डेफिनेशन समझ लेते हैं। यह वो पदार्थ है जो कि लगातार नाभिकीय विखंडन से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और गामा किरणें, यानी कि ये रेडिएशंस की बात कर रहे हैं। जो न्यूक्लियर होता है कि उसका विस्फोट होता है, तो क्या रेडिएशन निकलते हैं ना। नागासाकी और हिरोशिमा में कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब डाला गया था, तो उसके रेडिएशन से आज तक क्या कहते हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं, जनरेशन है, वो अपंगता का शिकार है, यानी कि उनकी हड्डियाँ पोलियो का शिकार देखने को मिलता है। जो वनस्पति है वहाँ पर उत्पन्न नहीं होती है, तो मृदा पर भी उसका प्रभाव पड़ा ना न्यूक्लियर फ्यूज़न का। वहाँ पर क्या है, ना तो वो फसल उग सकती, वहाँ के इंसान तकरीबन ख़त्म हो गए। जो जनरेशन है उसके रेडिएशन से आज भी प्रभावित हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय प्रदूषण कहते हैं। विकिरणों के स्रोत क्या है? विकिरणों का फर्स्ट स्रोत है प्रकृति। तो अंतरिक्ष से आने वाली अंतरिक्ष किरणें तथा पृथ्वी में उपस्थित रेडियोधारी पदार्थों से होने वाला उत्सर्जन की, जो अंतरिक्ष से जो आने वाली हार्मफुल रेडिएशन है। ठीक है, और जो पृथ्वी से में जो उत्पन्न हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक। जो प्रकृति से आई रेडिएशन, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेडिएशन, यानी कि प्राकृतिक नाभिकीय प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, एक मानव निर्मित होती है। मानव निर्मित यानी कि मानव द्वारा बनाई गई। मानव निर्मित स्रोतों में नाभिकीय प्रदूषण आता है। परमाणु विद्युत केंद्र, खनन का क्या मतलब होता है कि मशीनों का प्रयोग कर वहाँ से कोयला वगैरह निकाला जाए धरती में से, उसे हम खनन कहते हैं। रेडियोधार्मिक समस्थानिक इत्यादि सम्मिलित हैं। ठीक है, नाभिकीय प्रदूषण क्या है, इन्होंने बता रखा है। नाभिकीय विस्फोट के दौरान बहुत अधिक मात्रा में विकिरणें, यानी कि रेडिएशन, और ऊष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है, जो जीव जंतुओं को दुष्प्रभावित करती है, जो जानवर और इंसानों को, दोनों को ही दुष्प्रभावित करती हैं। रेडियोधार्मिक प्रदूषण विस्फोट के समय वायुमंडल के दूर दराज के इलाकों तक फैल जाती है, यानी कि जो हम न्यूक्लियर फ्यूज़न करते हैं वो काफ़ी दूर तक एरिया में उसका असर पड़ता है, और फिर ये धरती की सतह पर बैठ जाती हैं। और फिर क्या होता है, एक बार फैल जाती हैं और फिर ये वो धरती की सतह पर बैठ जाती है, तो धरती को भी प्रदूषित करती है। उसमें भी रेडियो प्रदूषण जो असर है उसका आ जाता है। यह वर्षा के पानी के साथ धरती पर आ जाती हैं, फिर वो स्टेबल होकर क्या हो जाता है, धरती के पानी के अंदर, मतलब पानी के साथ मिलकर धरती पे आ जाती है, फिर धरती में मिल जाती है और भूमि के जल में भी चली जाती हैं। धरती से यह खाद्य श्रृंखलाओं में शामिल होकर वनस्पतियों व प्राणियों के शरीर तक पहुंच जाती है। तो ये रेडिएशन जो है, एक प्रोसेस के बाद वो पूरे के पूरे उनके शरीर में, जानवरों और मनुष्य के शरीर में पहुंच जाती है, क्योंकि वो फल सब्जी खाएंगे, फिर उसमें भी उसका असर जाएगा। जो हम खाएंगे, फल वगैरह उगाया, जो भी खेत में फसल उगाई, उसका असर उस फसलों में आ गया, फसलों से फिर इंसानों में आ गया। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर में रेडियोधारी प्रदूषणों के विखंडों से उत्पन्न ऊर्जा से विद्युत व निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया से रेडियोधार्मिक अपशिष्ट निकल जाते हैं।
ठीक है। रेडियोधार्मिक चिकित्सा प्रणाली क्या है? एक्स-रे, उसमें क्या कहते हैं वो रेज़ डालने के बाद क्या कहते हैं कि हड्डी वगैरह का देखते हैं कि वो कैसी बीमारी है, टूटी तो नहीं है वो, उसका यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है, चिकित्सा में भी। फिर इसके प्रभाव क्या है? नाभ क्या है? विका जीव-जंतुओं को नष्ट हो जाते हैं, इंसानों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है? ये इसके प्रभाव हैं। उसके बाद क्या है? नाभिकीय प्रदूषण का नियंत्रण, कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए? ये न्यूक्लियर फ्यूज़न वगैरह होता है तो इसके लिए एक कानून होने चाहिए कि को हर एक देश इसका यूज़ ना करे, बैन लगा देना चाहिए, जिनसे ये चीज़ें न्यूक्लियर फ्यूज़न वगैरह बनती हैं, नाभिकीय प्रदूषण जिससे रेडियोधार्मिक कचरे को सुरक्षित व प्रभावित तरीके से ठिकाने लगा देना चाहिए। नाभिकीय विस्फोट परीक्षण व जैसे कि जो हिरोशिमा नागासाकी में बम विस्फोट हुआ था, जैसे तो उस पे किसी को भी न डालना चाहिए और परीक्षण ऐसे भी करे साइंटिस्ट तो उस पर भी रोक लगा देनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून बनने चाहिए कि कोई भी उसका यूज़ ना करे। अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाकर उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। ठीक है, हर एक देश को पालन करना चाहिए उसका। फिर आता है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि के कारण ध्वनि को मापने की विधि क्या है? किससे हम माप सकते हैं? इकाई क्या है? वो है डेसिबल। ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? कभी एक मैक्सिमम ल साउंड से अगर बढ़ जाए ना साउंड, आवाज़ अगर एक लिमिट से क्रॉस हो जाए तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है? अब क्या ब्याह-शादियों में क्या होता है कि बहुत बेस पे गाना बजाया जाता है तो कानों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अब इसके स्रोत क्या है कि कहाँ-कहाँ से ध्वनि प्रदूषण होता है? जैसे सब्ज़ी मंडी हो गया, मछली बाज़ार हो गया, रेलवे स्टेशन आ गया, रेलवे स्टेशन पर जो रेल निकलती है उसकी वो हॉर्न की आवाज़, ये सभी जो हैं ध्वनि प्रदूषण का कारण है। सब्ज़ी मंडी से ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? आलू ले लो, ऐसे-ऐसे बोलते हैं ना ज़ोर-ज़ोर के, तो उससे भी क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। घरेलू उपकरण जैसे कूलर चलाना, पंखे, कपड़े धोने की मशीन, इन सभी से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। संगीत यंत्र जैसे गिटार हो गया, इसको काफ़ी बड़े उस पे बजाया जाए स्केल पर, तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। यातायात के साधन स्कूटर, कार, मोटर, जिप्सी, इनके वाहनों की जो स्पीड है, हॉर्न है, उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। रॉकेट, इन सब से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। सामूहिक त्योहार जैसे राजनीतिक त्योहार पर पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं, तो इनसे भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। उद्योग, फैक्ट्री में जो मशीनें लगती हैं, उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। पटाखों से भी होता है, जो मैंने बताया। निर्माण गतिविधियों जैसे कि कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है, वहाँ पर मशीन लगते हैं, मसाला मिक्स करने की मशीन लगती है तो उसमें भी वो आ जाती है, ठीक है। ट्रैक्टर में ईंटें डाली जाती हैं तो उसमें भी वो पॉल्यूशन उड़ता है, तो उन ये सभी कारण हैं ध्वनि प्रदूषण के। ध्वनि प्रदूषण को प्रभावित करने के कारण क्या है, वो इधर लिख रखे हैं। प्रभाव क्या-क्या पड़ते हैं ध्वनि प्रदूषण के? श्रवण शक्ति पर प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव तो क्योंकि ये ध्वनि प्रदूषण है तो इसका प्रभाव कानों पर ही पड़ेगा। तो इसका सबसे पहले कानों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है, कानों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। वार्तालाप में विघन, यानी कि जब हाई काफ़ी तेज़ वॉल्यूम होती है जैसे शादियों में, तो हम क्या कहते हैं कि वो डांस वगैरह की आवाज़, साउंड की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम बात करने में हमें काफ़ी दम लगाना पड़ता है, हमें ज़ोर-ज़ोर से बोलना पड़ता है और सुनता भी नहीं है। ढोलक की आवाज़ हो गई, ठीक है? इन सब में सुनने में विघटन, बोलने में तो आता ही आता है, हम सुन भी नहीं सकते। आवाज़ में जब सुन ही नहीं पाएँगे, उसको तेज़ बोलना पड़ेगा, फिर कम सुनाई देता है ना, सुनने में कठिनाई आती है। तनाव होता है कि ज़्यादा समय तक अगर हम एक ये ऐसे एरिया में रहें जहाँ पर ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे हमारा जो तनाव है वो बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप वालों के लिए बहुत खतरनाक है जहाँ वो नॉइज़ पॉल्यूशन में रहें। दृष्टि संबंधित विकार भी ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ऐसे कहते हैं नाक, आँख और कान का एक ही रास्ता होता है, तो कहीं न कहीं वो कान पे जो असर पड़ता है वो आँखों पे भी पड़ता है। तीव्र ध्वनि, इनकी ये जो लाइन लिख रखी है ये भी पढ़ लेते हैं। तीव्र ध्वनि पुतलियों को
फैला देती हैं, जिससे रात्रि दृष्टि व रंग पहचान क्षमता में विकृति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि देखने में विकृति उत्पन्न हो जाती है ध्वनि प्रदूषण से। क्यों? क्योंकि तीव्र ध्वनि से पुतलियाँ जो हैं वो फैल जाती हैं। पेट संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। तेज शोर में रहने वाले लोगों में पेट के घाव होने की ज़्यादा संभावना रहती है। फिर आगे क्या है? इतने वैसे काफ़ी है, नींद नहीं आती, सिर दर्द होने लगता है, ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है ध्वनि में रहने से। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, इनको रोकने के लिए क्या है? इसका अपोज़िट कर दो आप, जो भी हैं इनका अपोज़िट करो। कैसे कि भाई संगीत यंत्र को कम चलाना चाहिए, ट्रैफ़िक वगैरह को उनके लिए रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, और क्या उद्योग वगैरह वो घर से दूर होने चाहिए। आम जो जनता है जहाँ पर सोती है, तो फैक्ट्री वगैरह उधर से दूर होनी चाहिए, ताकि जो ध्वनि प्रदूषण है वह दूर हो जाए। औद्योगिक क्षेत्र, मनुष्य के आवासीय क्षेत्र से दूर होना चाहिए। वाहनों के उच्च मतलब साइलेंसर लगाना चाहिए, और एक लिमिट तक आवाज़ होनी चाहिए। संगीत, वही बात आ गई यहाँ पर। हार हॉर्न का प्रयोग, यानी कि हॉर्न का प्रयोग नियंत्रित होना चाहिए, ठीक है? 1 डेसिमल तक, कि भई इस हॉर्न की आवाज़ इतनी ही सीमित है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उद्योगों में शोर पैदा करने वाले तंत्रों के साउंड प्रूफ करने चाहिए, ठीक है? संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि चिकित्सालय, जहाँ पर हॉस्पिटल हो, विद्यालय, ठीक है, जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हो, आवास क्षेत्रों में शांत क्षेत्र होने चाहिए, ताकि उन जगहों पर ध्वनि प्रदूषण रोका जा सके, ठीक है? ये सभी कारण हैं, कैसे हम रोक सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण के में व्यक्ति का योगदान है। एक व्यक्ति अपने तौर पर क्या कर सकता है? कि एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भई अगर हाँ साउंड प्रूफ हो रहा है, तो वो अपने पॉइंट ऑफ अपने हैसियत के हिसाब से कि वो क्या योगदान दे सकता है प्रदूषण के रोकने के लिए। तो व्यक्ति अपने प्रयासों द्वारा समाज को पर्यावरण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकता है, क्योंकि लोगों को अगर यही नहीं पता होगा कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, तो वो उसकी रोकथाम के लिए क्या एक्शन लेंगे? कोई एक्शन नहीं ले पाएँगे ना। इस वजह से जागरूक करना, कैंप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रत्येक जीव साफ व स्वच्छ पर्यावरण में रहना चाहिए, और व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि जंगली जीवों के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाए। कि मनुष्य एक है ना सबसे बुद्धिमान जीव है, तो वह उसे अपने के साथ-साथ है ना जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए, उनको भी उनकी भी देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन हैं, और हम इस पृथ्वी का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पर जानवर तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो तो हमारे ऊपर आश्रित हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अ, सिगरेट का धुआँ घर के अंदर होने वाले प्रदूषण का प्रमुख कारण है। सिगरेट, बीड़ी वगैरह पी जाते हैं घरों में, तो ये मुख्य कारण है। इसलिए घर व अन्य नागरिक जहाँ पर लोग ज़्यादा पाए जाते हैं स्थानों पर धूम्रपान निषेध होना चाहिए। अब घटनात्मक पदार्थों के स्थान पर जैव विघट विघटनकारी व पुनः चक्रण योग्य पदार्थों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए, ठीक है? कोयले वगैरह का, जिससे भी प्रदूषण, कोयले नहीं मतलब लकड़ी वगैरह से ज़्यादा प्रदूषण होता है ना, इस वजह से धुएँ इसके बचना चाहिए। ज़्यादा ध्यान गैर परंपरागत ईंधन जैसे कि जैव ईंधन, डीज़ल, जो डीज़ल, पेट्रोलियम है, इनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए। पुराने अखबारों व इनका, यानी कि रिसाइकल अखबार, कॉपी वगैरह का रिसाइकल करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, तो हमें साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। दिवाली पर पटाखे वगैरह नहीं जलाने चाहिए। धार्मिक आस्था है तो क्या हुआ? हम पुराने समय में कैसे मनाते थे लोग? दिए जलाकर। भगवान श्री राम जब आए थे, तो दिए जलाकर उनका स्वागत किया गया था ना, घी के दिए। तो क्यों ना हम आज भी उसी परंपरा को अपनाएँ। ये पटाखे वगैरह जलाकर हम प्रदूषण को बढ़ावा दें, ठीक है? ये इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है कि पटाखे जला लिए, हमने दिवाली मना ली। तो एक आस्था का प्रतीक है, उसे आप पुराने वर्ज़न के तहत मनाएँ, उसमें पटाखे वगैरह तो नहीं इतने थे।
इस वजह से हमें पटाखे वगैरह का अवॉइड करना चाहिए और जैसे हमारे संस्कृति पुरानी है उसी को हमें उसी तरीके से मनाना चाहिए। धार्मिक राजनीति में भी अगर कोई जीत जाता है तो उसमें भी पटाखे जलाते हैं, तो राजनेताओं को भी ये समझना चाहिए कि इससे ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। कार्बनिक खाद को बढ़ावा देना चाहिए और यूरिया वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे भी मृदा प्रदूषण हो जाता है। तो इसमें क्या है, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय हैं। इसमें ये नहीं बोला कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण किसको रोकना है। इसने कहा है कि प्रदूषण से कैसे बचा जा सके, आप कैसे कदम उठा सकते हैं। तो जैसे पूजा पाठ का सामान है उसमें हम फूल पत्ते वगैरह डालते हैं तो उसको भी ना डालें। उससे क्या होता है, वो पानी जब नदियों में जाता है वापस तो फिर वो जो फूल पत्ते हैं वो गलने सड़ने लगते हैं, तो जल प्रदूषण करते हैं। घर व दफ्तर खुले व हवादार बनाए जाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली पर्यावरण संरक्षण कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ठीक है? ये था हमारा नाभिकीय प्रदूषण। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।